कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर एक बोनस क्वेश्चन सही किया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा एडमिशन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही लियू रुयान की फ्रेंड्स ने जांग शाओयू को घेर लिया और उसका मजाक उड़ाने लगी। लियू रुयान ने ठंडी आवाज में कहा कि उसने एग्जाम अच्छा नहीं किया तो आज दोपहर तुम ब्लैंक पेपर सबमिट कर देना, वरना तुम हमेशा के लिए मेरे पैरों में गिरने का मौका खो दोगे। यह सुनकर पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा, उसके चेहरे पर साफ साफ नफरत और घिन दिखाई दे रही थी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा, ठीक है समझ गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जो भी उसका नौकर बनना चाहता है वो बने। मैं अब इस सबसे पूरी तरह तंग आ चुका था। अब बस। मैं तुरंत मुड़ा और अपने बटलर को कॉल किया। अभी के अभी उसके परिवार को मिलने वाली सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दो और उन्हें हमारी प्रॉपर्टी से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। कुछ ही देर में लियू रुयान ने गुस्से में मुझे 99 बार कॉल किया, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। अब घबरा रही हो? पहले ये एटीट्यूड कहाँ था? मेरी पिछली जिंदगी में मैं देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, लेकिन फिर भी मैं हमारे घर के ड्राइवर की बेटी पर पागलों की तरह फिदा हो गया था। उसे शादी करने के लिए मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई पूरी कंपनी सीधे उसके नाम ट्रांसफर कर दी थी। उसने मेरा पैसा खर्च किया और फिर किसी दूसरे आदमी को डेट करना शुरू कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड एक बिगड़े हुए पपी की तरह ट्रीट होता था और मुझे घर के नौकर की तरह। जिस दिन उसकी शादी थी मैंने उसे कॉल किया इलाज के लिए, कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। उसने ठंडी आवाज में कहा, हर साल जो तुम मुझसे चिपके रहे वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था जांग शाओयू। हम सब पर एहसान करो और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। अपने आखिरी लम्हों में मैंने उस औरत की तरफ देखा जो मुझे पकड़े हुए थी। तभी मुझे एहसास हुआ वो अमीर लड़की जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया था वो आज तक मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली मैं फिर से हाई स्कूल के तीसरे साल में वापस आ चुका था। वही साल जब मैं क्लास में अपनी डेस्क पर सो गया था और मुझे जगाने वाली कोई और नहीं बल्कि चालाक लियू रुयान ही थी। लू जिंगनियन का पेट खराब हो गया है, जल्दी जाओ और उसके लिए एंटासिड ले आओ और कैफेटेरिया से खाना भी लेते आना। ज्यादा मीट लेना, वो बहुत दुबली है, उसे अच्छा खाना चाहिए। लू जिंगनियन पेट दर्द की वजह से अपनी डेस्क पर झुकी हुई बैठी थी और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी जैसे कोई रानी बैठी हो, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा केयर करने वाली बेशक लियू रुयान ही थी। लियू रुयान लू जिंगनियन की गर्लफ्रेंड थी और ये दोनों हमेशा क्लास में टॉप 2 पोजीशन पर रहते थे। बाकी सबकी नजरों में ये दोनों एक परफेक्ट मैच थे, एक गोल्डन कपल जो जैसे एक दूसरे के लिए ही बना हो। और मैं तो बस लियू रुयान का एक बेवकूफ एरंड बॉय था। हर दिन क्लास में सोना, उसके लिए खाना लाना, पानी भरना और उसके हर छोटे बड़े काम करना। लेकिन अब जब मैं रीबर्थ होने के बाद लियू रुयान का असली चेहरा फिर से देख रहा था तो ये सब मुझे बेहद बेइज्जती भरा और पथेटिक लग रहा था। आखिर लियू रुयान को मुझे ऐसे ट्रीट करने का हक किसने दिया था? मुझे यूं खड़ा देख लियू रुयान ने चिढ़कर कहा, क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और फटाफट वापस आना। ये कहकर वो मुड़ी और जाकर लू जिंगनियन की पीठ हल्के से सहलाने लगी। लू जिंगनियन ने मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझे मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसने कहा, असल में मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन उसे ये काम करना पसंद है। अगर मैं मना करूंगी तो वो नाराज हो जाएगी, है ना? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बस हल्की सी मजबूर मुस्कान दी और बिना कुछ कहे कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 प्लेट खाना ऑन ऑर्डर किया। पास खड़े एक क्लासमेट ने मुझे देखा और हल्का सा हंस पड़ा। फिर से लियू शाओ हुआ के लिए खाना लेने आए। वो दुर्भाग्य की बात है, जिस इंसान को वो पसंद करती है वो लूजे जिंगनियन के लेवल का है, उसके जैसा ही एक्सेप्शनल। तुम जैसे इंसान को वो कभी दूसरी बार देखेगी भी नहीं। मैंने ठंडी नजर से पूछा, तुम जैसे इंसान का क्या मतलब है? मतलब तुम तो बस एक नौकर हो। हर दिन उसके साथ स्कूल आकर तुम सोचने लगे हो कि उससे शादी कर लोगे। सपने देखना बंद करो। तुम जैसे स्लो और बेकार इंसान हमेशा उसके घर के नौकर ही बनकर रहोगे, कपड़े धोने वाले, काम करने वाले। और ये सुनकर मेरी आंखों में ठंडक सी उतर आई, क्योंकि इस बार मैं पहले वाला जियांग शाओयू नहीं था। कल को उसके घर झाड़ू भी लगाओगे और उसके बच्चों के डायपर भी बदलोगे। मैं आधा गुस्से में आधा हंसते हुए बोला, क्या लियू रुयान ने सच में तुम लोगों से कह दिया कि मैं नौकर का बेटा हूं? इससे पहले मैं उसे रोज अपनी कार में स्कूल लाता ले जाता था क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। वो मेरी अपनी पसंद थी। लेकिन जाने कब सबकी नजरों में लियू रुयान घर की मालकिन बन गई और मैं नौकर का बेटा। वो लड़का आंखें घुमाते हुए बोला, और क्या हो तुम, अब जल्दी जाओ, मैडम का खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहते हुए वो हंस पड़ा। उसके साथ आसपास खड़े बाकी लोग भी हंसने लगे। कोई मेरी गुलामी पर हंस रहा था, कोई मेरे बेवकूफ सपनों पर। तभी घंटी बज गई। मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन क्लास में वापस नहीं गया। मैं फूलों की क्यारी के पास जाकर बैठ गया और दोनों प्लेट खाना खुद ही खाने लगा। मुझे याद भी नहीं था आखिरी बार मैंने ठीक से खाना कब खाया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए अच्छा खाना लेना तो दूर की बात थी। ज्यादातर दिनों और मैं बाजार बंद होने का इंतजार करता और जो सब्जियां फेंकी जा रही होती उन्हीं में से कुछ उठा लाता। मीट खाना तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने दोनों प्लेट खत्म की, तब जाकर भूख थोड़ी कम हुई जब मैं क्लास में वापस पहुंचा। पहली घंटी बज चुकी थी,
लियू रुयान ने मुझे देखते ही गुस्से में कहा, अब आ रहे हो? दवाई कहाँ है? मैंने शांत आवाज में पूछा। कौन सी दवाई? मैंने उसकी तरफ सपाट नजरों से देखा। अब मेरे चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जो पहले उसे देखते ही आ जाती थी। लियू रुयान मुझे देखकर चुप रह गई। वही एंटासिड जो मैंने तुम्हें लू जिंगनियन के लिए लाने को कहा था। मैंने कहा था उसका पेट दर्द कर रहा है, क्या तुम बहरे हो? एक छोटा सा काम भी तुमसे नहीं होता। मैंने लू जिंगनियन की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरा लू जिंगनियन से क्या रिश्ता है? मैं क्यों उसके लिए दवाई लाऊं? लू जिंगनियन का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था जब से वो लियू रुयान के करीब आई थी, कि लियू रुयान उस पर बहुत मेहरबान हो गई थी। जब भी मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते, लियू रुयान उसे ले लेती और सीधे लू जिंगनियन को दे देती। यहां तक कि जो घड़ी अभी लू जिंगनियन पहन रही थी वो भी पहले मेरी थी। ये दोनों मेरा कार्ड इस्तेमाल करती थीं, मेरा पैसा खर्च करती थीं, मेरी हर चीज एंजॉय करती थीं और बदले में मुझे अपना नौकर समझती थीं। ठीक है, लियू रुयान गुस्से में बोली। जांग शाओयू, तुम ड्रामा करना चाहते हो है ना? अगर ऐसा ही है तो अगली बार मेरे पास रोते हुए मत आना और हिम्मत भी मत करना, और फिर मेरे पास आकर माफी मांगने की कोशिश मत करना। मैंने लियू रुयान को देखा और मुझे यह सब लगभग मजाक जैसा लगने लगा। मुझे आखिर तुमसे माफी किस बात की मांगनी चाहिए? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मेरे लियू रुयान को जवाब देने पर पूरी क्लास में सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। ये क्या हो रहा है? क्या आज लैपडॉग में भी हिम्मत आ गई? लियू रुयान कुछ पल के लिए चौंक गई। वो मुझे घूरने लगी। शायद उसे वो सारे मौके याद आ रहे थे जब मैं उसके सामने झुक जाता था। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर जाने की कोशिश मत करना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने शांत आवाज में कहा और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, जैसे मुझे उसकी बात की कोई परवाह ही न हो। वांग यान, जो लू जिंगनियन के पास बैठी थी, उसने पूरा सीन देखा। वो तुरंत खड़ी हो गई। जियांग शाओयू, तुम्हें क्या हो गया है? बस तुमसे दवाई लाने को कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तुम्हें दिख नहीं रहा लू जिंगनियन की तबीयत खराब है? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। अगर इतना आसान काम है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? वांग यान ने हाथ बांधकर कहा, यह तुम्हारा काम है, मैं क्यों जाऊं? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। मेरा लू जिंगनियन से कोई रिश्ता नहीं तो ये मेरा काम कैसे हुआ? वांग यान ने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम स्कूल ब्यूटी के घर काम करते हो, उसकी दोस्त को दवाई चाहिए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बस। यही सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने सीधे लियू रुयान की तरफ देखा। क्या तुम लोगों से कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। लियू रुयान हल्का सा घबरा गई। असल में उसने कभी यह बात सीधे नहीं कही थी, लेकिन रोज उसे लग्जरी कार में आते देख सबने खुद ही मान लिया था, और उसने कभी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश भी नहीं की। आखिर वो कैसे बताती कि उसका पिता सिर्फ ड्राइवर था और वो मेरे घर में रहने वाली ड्राइवर की बेटी थी? ठीक है, दवाई की बात छोड़ो, मैं थोड़ी देर में खुद जाकर ले आऊंगी। लियू रुयान को लगा मैं जलन की वजह से दवाई नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। लियू रुयान ने फिर पूछा, खाना तुम लंच लेने गए थे, दवाई नहीं लाई? लेकिन खाना तो ले आए हो है ना? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। खा लिया दोनों प्लेट लियू। रुयान का चेहरा बदल गया। वो सच में घबरा गई। पास बैठे क्लासमेट्स ने मुझे घूरा। तुम जानवर हो क्या, दोनों प्लेट खा गए? ये लोग हमेशा लियू रुयान की खुशामद करते थे और मुझे नीचा दिखाना इनके लिए आम बात थी। पहले मैं चुप रहता था क्योंकि ये सब लियू रुयान के दोस्त थे और मैं किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था ये लोग मेरे लिए अच्छा बोलें, इसीलिए मैं हमेशा इन्हें इज्जत देता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, मैं इन सब पर बहुत ज्यादा नरम था। हर बार जब लियू रुयान इन्हें खाना खिलाती थी वो मेरा पैसा खर्च कर रही थी। मेरा पैसा मैं 20 प्लेट भी खा लेता तो भी मेरा पूरा हक था। ये सुनते ही उन सबके चेहरे उतर गए। जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो वो भी स्कूल ब्यूटी के घर का ही है ना? मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं लगी। लेकिन मेरे बगल में बैठी लियू रुयान अब गुस्से से जल रही थी, और ये बात कि मैं उसके लिए खाना भी नहीं लाया उसके गुस्से को पूरी तरह भड़का चुकी थी। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, जियांग शाओयू, ये सब तुमने खुद किया है, देखते हैं इस बार तुम कितने दिन टिकते हो। ये कहकर वो खड़ी हुई अपना सामान उठाया और वांग यान से बोली, सीट बदल लेते हैं, तुम जाकर उसके पास बैठो। हर बार जब लियू रुयान मुझसे नाराज होती थी तो यही उसकी सजा होती थी, वो मेरे पास बैठना छोड़ देती थी। वैसे भी साथ बैठना उसका फैसला नहीं था, मैंने खुद उससे रिक्वेस्ट करके ये सीट अरेंजमेंट करवाया था। वो मेरी ट्यूटर बनने वाली थी ताकि मेरे साथ बैठकर मुझे पढ़ाई में मदद करे। लेकिन अब सोचता हूं, लियू रुयान ने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया। वो सिर्फ मुझे आदेश देती रही। शायद उसे लगा इससे मैं घबरा जाऊंगा।
लेकिन मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। लिू रुयान ने खाना नहीं खाया था और लू जिंगनियन अभी भी पेट दर्द से परेशान थी। लिू रुयान साइड में बैठी थी, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो खिड़की के पास बैठे मुझे बार बार देख रही थी। इस बार लिू रुयन सच में गुस्से में थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, जब मैं माफी मांगने आऊंगा तो वालदस्ता वो मुझे मेरी औकात जरूर याद दिलाएगी। दोपहर की क्लास खत्म होते ही स्कूल गेट पर मेबैक मुझे लेने के लिए पहले से खड़ी थी। मैं बाहर निकला और सीधे कार की तरफ चला गया। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैं लियू रुयान को नाराज कर चुका हूं। सब लोग मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे बिना झिझक कार में बैठते देखा तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। अभी तो स्कूल ब्यूटी के लिए खाना लाने से भी मना कर दिया और अब उसकी फैमिली की कार में बैठने की हिम्मत भी कर रहा है। नौकर का बेटा खुद को घर का यंग मास्टर समझ रहा है। क्या वो तो अभी आई भी नहीं और ये पहले ही बैठ गया। लियू रुयान बहुत ज्यादा सहनशील है। अगर मेरे घर का नौकर ऐसा करता तो मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता। मैंने सब सुना, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कार में बैठा और सीधे ड्राइवर से कहा, चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मिस लियू अभी बाहर नहीं आई। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कभी कभी लियू रुयान स्टूडेंट काउंसिल के काम में लेट हो जाती थी और मैं हमेशा उसका इंतजार करता था, लेकिन आज मैं खुद ड्राइवर से तुरंत चलने को कह रहा था। जब ड्राइवर ने मेरी बात अनसुनी की और लियू रुयान के लिए बहाने बनाने लगा तो मुझे यह सब मजाक जैसा लगा। अंकल, लियू मेरे पिता का सिर्फ एक बेटा है। हमारे घर में कब से कोई यंग मिस्ट्रेस आ गई। यंग मास्टर या क्या आपका और मिस लियू का झगड़ा हुआ है? चिंता मत करो, घर पहुंचकर मैं उससे बात कर लूंगा। जरूरत नहीं, बस गाड़ी चलाओ। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। अंकल, लियू हिचकिचाने लगे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उन्हें पता था पहले मैं उनकी बेटी के सामने कितना झुकता था। उन्हें लगता था अगर वो मेरी बात भी टाल दें तो बाद में लियू रुयान मुझे डांट देगी और बात खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उन्हें यकीन था भविष्य में मेरी सारी संपत्ति आखिरकार उनकी बेटी को ही मिलने वाली है। आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं, मैंने भौहें सिकोड़ ली। सच तो यह था मेरे पिता उन्हें बहुत पहले निकालना चाहते थे, क्योंकि खबर मिली थी कि वो चोरी छिपे जुआ खेलते थे। लेकिन उस वक्त मैंने ही उनका बचाव किया था, क्योंकि मुझे लगा अगर वो रहेंगे तो लियू रोयान भी रहेगी। मैंने पिता से कहा था वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और सिर्फ इसी वजह से उनकी नौकरी बची हुई थी। और अब उन्हीं की वजह से नौकरी बचाने वाले मेरे आदेश को नजरअंदाज कर रहे थे। हम पहले ही निकलने वाले थे और इस बार मैंने तय कर लिया था सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही लियू रुयान स्कूल गेट पर दिखाई दी अंकल, लियू तुरंत कार से उतरकर उसे लेने चले गए। लियू रुयान लुजिंगनियन के साथ कार की तरफ आ रही थी। दोनों साथ साथ चल रही थीं। अंकल लियू ने दरवाजा खोला और लियू रुयान ने लू जिंगनियन को अंदर बैठाने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि मैं लियू रुयान को पसंद करता था और चाहता था कि वो रोज मेरे साथ घर जाए। इसीलिए लू जिंगनियन भी हमेशा हमारे साथ जाती थी। ड्राइवर पहले उसे घर छोड़ता, फिर हमें सिर्फ दोपहर ही नहीं, हर सुबह भी मुझे जल्दी उठना पड़ता था ताकि पहले लू के तो जिंगनियन को पिक किया जा सके। लेकिन इस बार लू जिंगनियन के बैठने से पहले ही मैंने बोल दिया, तुमने नहीं कहा था आज मेरे साथ घर नहीं जाओगी, तो अब मेरी कार में क्यों बैठ रही हो? पास खड़े लोग अब खुद को रोक नहीं पाए। जियांग शाओयू, तुम कर क्या रहे हो? ये तो स्कूल ब्यूटी की कार है। ये खुद को मालिक समझ रहा है। क्या इसे साथ बैठने देते हैं? यही बहुत बड़ी बात है। और अब यह मालिकन को ही कार से रोक रहा है। सब लोग एक साथ बोलने लगे। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ नहीं आया रहा था आज मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं उसे पीछे हटने का कोई मौका नहीं दे रहा था। तुम्हें सच में ऐसा करना जरूरी है। मैंने लंच वाली बात भी छोड़ दी। मैंने सोचा, जाने दो जंग शाओयू। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। तुम खुद घर जाओ, मेरे साथ मत आओ। लियू रुयान का चेहरा कभी सफेद कभी लाल हो रहा था। उसे पता था अगर वो इस कार में नहीं बैठी तो सबको सच पता चल जाएगा कि वो अमीर नहीं है। इसीलिए उसने बिना कुछ कहे मुझे कार से खींचकर बाहर निकाल दिया और लू जिंगनियन को अंदर बैठा दिया। मैंने गुस्से में कहा, लियू रुयान, तुम हद पार कर रही हो। उस पल मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था मैंने पहले उसे इतना महत्व क्यों दिया था। लेकिन लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसने ड्राइवर से कुछ कहा और अंकल लियू ने
गाड़ी चला दी। मुझे सड़क किनारे अकेला छोड़कर पास खड़े लोग हंस पड़े। ठीक हुआ, अपनी औकात भूल गया था। मैंने फोन निकाला। ये वही सस्ता नोकिया था जो लियू रुयान ने खुद ओ के लिए खरीदा था। उसे खुश करने के लिए मैंने अपना बर्थडे वाला आईफोन उसे दे दिया था और खुद ये सस्ता फोन रख लिया था। तब मुझे लगा था मैं उसकी इज्जत बचा रहा हूं, लेकिन अब ये फोन देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने अपने पिता को कॉल किया। कुछ ही देर बाद वही मेबैग जो अभी गई थी वापस स्कूल गेट पर आकर रुकी। अंकल लियू बाहर उतरे। उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था। उन्हें अभी अभी डांट पड़ी है, मैंने शांत आवाज में कहा। उन दोनों को बाहर निकलने को कहिए, मैं उनके साथ कार शेयर नहीं करूंगा। अंकल लियू ने कार की तरफ देखा। लियू रुयान ने लू जिंगनियन को बाहर उतारा। लू जिंगनियन का चेहरा पीला पड़ गया। जियांग शाओयू, अगर तुम्हें मुझसे समस्या है ठीक है, लेकिन लियू रुयान को इसमें मत घसीटो। वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती रही है। लियू रुयान तुरंत उसके सामने आ गई। उससे कुछ मत कहो। दोनों के उतरने के बाद मैं वापस कार में बैठ गया। गाड़ी चलने लगी। मैंने खिड़की नीचे की और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बाय अंकल लियू ने रियर मिरर में मुझे देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगा। यंग मास्टर झगड़े होते रहते हैं। घर जाकर मैं लियू रुयान से माफी मंगवा दूंगा। लेकिन उन्हें भी पता था अब लियू रुयान के पास कार नहीं थी। उसे बस से घर जाना पड़ेगा और पता नहीं वो कितनी देर से घर पहुंचेगी। इस बार सब कुछ सच में बदल चुका था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बाकी सब लोग बस से आते जाते हैं, क्या वो नहीं जा सकती अंकल? लियो, क्या आप भूल गए आपकी सैलरी कौन देता है? अगर आपको मेरे फैसलों से दिक्कत है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी बेटी में दिलचस्पी रखता था। उन्हें लगा अब उन्हें मुझे मालिक मानने की जरूरत नहीं। क्या हालात सच में इतने बदल गए थे? मेरी बात सुनकर अंकल लियू तुरंत चुप हो गए। घर पहुंचते ही आंट जो ने मुझे देखा। यंग मास्टर, आप अकेले आ गए। मिस लियू कहाँ हैं? मैंने शांत आवाज में कहा, मिस लियू अब यहां नहीं आएंगी। आंट जो चौंक गई। आखिरकार यंग मास्टर को समझ आ ही गई। वो काफी समय से देख रही थी कैसे पूरा घर लियू रुयान के इर्द गिर्द घूम रहा था। यहां तक कि लियू रुयान और उसके पिता अपनी औकात तक भूल चुके थे। आंट जो कई बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे पता था मैं सुनना ही नहीं चाहता। आज मेरी बात सुनकर वो सच में भावुक हो गई। घर में वही थी जो हमेशा मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन पहले क्योंकि वो लियू रुयान के मामले में मुझे समझाने की कोशिश करती थी, मैं उससे ठंडा व्यवहार करता था। पिछली जिंदगी में जब लियू रुयान ने घर संभाला, सबसे पहले उसने आंट जो को ही निकाल दिया था। ये सब याद करके मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूं जी, लेकिन मिस बाई आई हुई हैं। क्या उन्हें वापस भेज दूं? बाई निंगबिन अक्सर घर आती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने उसे मेरे लिए चुना था और मैं लियू रुयान के पीछे पागल था, मुझे बाई निनिंगबिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं हर बार उसे बिना मिले ही वापस भेज देता था। लेकिन फिर मुझे अपने आखिरी पल याद आए, जब उसी के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था और वो आखिरी वक्त तक खुद को मेरी मंगेतर मानती रही थी। मैंने आंट जो को रोका नहीं, मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? पीछे वाले आंगन में दबाई के साथ खेल रही है। मैं पीछे गया और देखा बाई निंगबिंग और दबाई को खाना खिला रही थी। ये वही कुत्ता था जिसे मैं खुद पालना चाहता था। लेकिन लियू रुयान को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसीलिए मैंने उससे दूरी बना ली थी। बाय निंगबिंग और दाबाई को साथ देखकर मैं हैरान रह गया और मुझे याद आया, लोग कहते थे इतनी परफेक्ट होने के बावजूद वो इतने सालों तक अकेली रही। मेरी आंखें लाल हो गईं। बाय निंगबिंग ने मुझे देखा। उसे नहीं पता था मैं कब से वहां खड़ा था। वो मेरी तरफ आई, फिर रुक गई। जियांग यंग मास्टर बाय निनिंगबिंग बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शख्सियत उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास किसी 25 साल की महिला जैसा था। उसके रिजल्ट हमेशा प्रांत में नंबर 1 आते थे और वो लियू रुयान की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी। लियू रुयान हमेशा कहती थी, बाय निंगबिंग इसीलिए टॉप करती है क्योंकि उसका परिवार अमीर है। हर बार जब बाय निंगबिंग का रिजल्ट आता, लियू रुयान का मूड खराब हो जाता और धीरे धीरे मैं भी बाय निंगबिंग से वह नफरत करने लगा। लेकिन अब सोचने पर उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने शांत होकर पूछा, तुम्हें कुछ काम था? बस तुम्हें देखने आई थी। मेरे जवाब न देने पर वो समझ गई। मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, मैं चलती हूं। मैंने उसे जाते देखा और अचानक कहा, डिनर करके जाओगी? बाइनिंग बिंग रुक गई। वो हैरान होकर मुड़ी। क्या? सच में? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ बिल्कुल लियू रुयान, अभी तक वापस नहीं आई थी वो।
पहले लू जिंगनियन को छोड़ने गई थी। पहले मैं उसके आने तक डिनर शुरू नहीं होने देता था, लेकिन आज मैंने जल्दी डिनर के लिए कह दिया। आंट जो हैरान रह गई। आप मिस लियू का इंतजार नहीं करेंगे? मैंने कहा। उसका इंतजार किस लिए? घर के स्टाफ को आदत थी कि मैं लियू रुयान के पीछे घूमता हूं। अब सबको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन आंट जो ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था यंग मास्टर अब सच में बदल चुका था। जी, मैं अभी इंतजाम करती हूं, मैंने आगे कहा। और हां, अंकल लियू को भी बता देना, उन्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। आंट जो एक पल के लिए रुक गई, फिर सब समझ गई। उसे पता था मालिक के फैसलों पर सवाल करना उसका काम नहीं। अंकल लियो को निकालने के बाद मैं आखिरकार डाइनिंग रूम में बैठ गया। बाय निंगबिंग चुपचाप मुझे देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बैठा उसने तुरंत नजरें फेर ली। तभी मुझे एहसास हुआ इस उम्र में बेई निंगबिंग असल में काफी शर्मीली थी और मुझे उसे थोड़ा छेड़ने का मन हुआ। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? अब देख क्यों नहीं रही? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं? मेरे नंबर भले ही खराब थे, लेकिन मैं दिखने में बुरा नहीं था। अगर लियू रुयान ने मुझे इतना नीचे न गिराया होता तो मैं इस हालत में कभी नहीं होता। बाय निंगबिंग ने शांत चेहरे के साथ कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा भले शांत था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके कान हल्के लाल हो चुके थे। और उस पल मैंने पहली बार महसूस किया शायद मैंने हमेशा गलत इंसान के पीछे भागा था। मैं मुस्कुराया और बोला, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रेड हर सब्जेक्ट में शानदार हैं। बाय निंगबिंग अभी भी मेरी गर्मजोशी के साथ एडजस्ट कर रही थी। ठीक है, उसने साधारण तरीके से कहा, क्या तुम्हें कोई भरोसेमंद ट्यूटर पता है जिसे तुम सुझा सको? मैं एक ढूंढ रहा हूं। अब लियू रुयान पर भरोसा करना कोई विकल्प नहीं रहा। और इस बार मैं अपने पिछले जीवन की गलतियों को दोहराने वाला नहीं था। बस आराम से सब चलाना, ये मानना कि पिताजी हमेशा मेरी मदद करेंगे, कभी किताब खोलकर ठीक से पढ़ाई न करना। जब मौका अभी था मुझे अपने ग्रेड सुधारने थे। बाय निंगबिंग के पास कनेक्शन थे। अगर वह किसी को सुझाएगी तो शायद उसमें कुछ वजन होगा। तुम ट्यूटर ढूंढ रही हो? लियू रुयान मूल रूप से मेरे घर इस वजह से रहती थी क्योंकि उसने सुना था कि मेरे पास ट्यूटर है और इसे वह अपने घर में रहने का बहाना बनाती थी। अब जब वह बाहर कर दी गई तो वह वजह चली गई। लेकिन सच कहूं तो लियू रुयान ने कभी मेरी पढ़ाई कराई ही नहीं। उसके पास धैर्य ही नहीं था। हर पैसा जो मैंने उसे दिया वह बर्बाद हुआ। बाई निंगबिंग वाकई में हैरान लग रही थी, देखकर कि मैं गंभीर हूं, मजाक नहीं कर रहा। उसने चुपचाप कप उठाया और धीरे से एक सिप ली, अपनी घबराहट को छुपाते हुए। मेरे पास ट्यूटर नहीं है, मैं हमेशा खुद पढ़ाई करती रही हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है चाहे तो मैं रोज आकर तुम्हारी मदद कर सकती हूं। उसे लगा कि शायद मैं मान जाऊं, लेकिन मैं अब तक उसकी मौजूदगी को भी बेयरली एक्नॉलेज करता था। आज मैंने उसे डिनर पर आमंत्रित किया, जो कि उसने उम्मीद भी नहीं की थी। तो जब मैंने खुश होकर कहा वाकई, तो वह पूरी तरह से चौंक गई। बाय निंगबिंग ने हां में सिर हिलाया, थोड़ा फ्लस्टर होकर। जब तक तुम्हें मंजूर है मैं कर सकती हूं। बस मैं तुम्हारे पीछे न रह जाऊं उसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारी खुद की पढ़ाई का क्या? ठीक है। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में गर्मी थी। उसने हाई स्कूल का सारा पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया था और उसके पास यूनिवर्सिटी में जगह पक्की थी। लेकिन उसने ये सब नहीं बताया क्योंकि वह दिखावा करना नहीं चाहती थी। ठीक है, धन्यवाद। इशारा मेरे ग्रेड वाकई खराब है, बस मुझसे हार मत मानना। लियू रुयान के ग्रेड हमेशा अच्छे रहे थे, लेकिन मेरे साथ उसका सब्र बिल्कुल नहीं था। जैसे ही मैं किसी चीज को एक बार में समझ नहीं पाता वो तुरंत मुझ पर चिल्ला देती थी। असल में उसके पढ़ाने से पहले मेरे नंबर ठीक ठाक ही थे, लेकिन जब से उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया मेरे नंबर और भी गिर गए और मेरा कॉन्फिडेंस भी टूटने लगा। बाय निंगबिंग ने धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, स्कूल के बाद रोज आ जाऊंगी। हम दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। बाय निंगबिंग बहुत शांत थी, धीरे धीरे बिना आवाज किए खा रही थी। मैंने बिना सोचे अपनी चॉपस्टिक से उसके बाउल में खाना डाल दिया। आराम से खाओ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। उसी वक्त लियू रुयान अंदर आई। वो लू जिंगन को छोड़कर वापस आई थी। उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है और लगता था उसके पिता ने उसे काफी डांटा भी था। उसने मुझे खाते हुए देखा। मैंने उसका इंतजार भी नहीं किया था और टेबल से गर्म खाना भी हट चुका और था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया।
मैंने बस एक बार उसे बेपरवाही से देखा और फिर खाना खाता रहा। लिू रुयान मुझसे अपने पिता के बारे में बात करने आई थी, लेकिन तभी उसने बियाई निंगबिंग को देख लिया। ये यहाँ क्या कर रही है? पहले मैं लिू रुयान को खुश रखने के लिए हर लड़की से दूरी बनाकर रखता था। जब भी बाई निंगबिंग घर आती, मैं उससे मिलना भी पसंद नहीं करता, सीधे उसे वापस भेज देता। और अब मैंने खुद उसे डिनर के लिए बुलाया था। मैंने शांत आवाज में कहा, ये मेरी मेहमान है, तुम्हें कोई दिक्कत है? लिू रुयान सख्ती से बैठ गई और मुझे घूरने लगी। तुमने इसे जानबूझकर बुलाया है, मुझे जलाने के लिए, सही है ना भाई? निनिंगबिंग चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम मेरे लिए इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं हो। एक वक्त था जब मैं सोचता था ये लड़की ही मेरी पूरी दुनिया है, मेरी जिंदगी उसके आसपास ही घूमनी चाहिए। लेकिन अब उसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। ऐसी लड़की के पीछे पड़े रहना सीधे बर्बादी की तरफ जाना था। लियू रुयान ठंडी आवाज में बोली, अगर तुम्हें लगता है किसी और लड़की के साथ बैठने से मैं जल जाऊंगी। जांग शाओयू, तो तुम सच में बहुत भ्रम में हो। तुम किसी और के करीब आ रहे हो। सच कहूं तो मुझे राहत मिलेगी, कम से कम एक दिन कम होगा जब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ये कहकर वो मुड़ी और सीधे ऊपर चली गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं कुछ पल चुप रह गया। मैं सच में निःशब्द था। लियू रुयान के जाते ही मैंने देखा, बाई निंगबिंग के चेहरे का भाव बदल गया। उसने धीमे से कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सच में नाराज नहीं है ना? मैं खुद भी पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब बाई निंगबिंग ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। वो चुप हो गई और उसका व्यवहार थोड़ा दूर दूर सा हो गया। डिनर के बाद मैं बाई निंगबिंग को दरवाजे तक छोड़ने गया। घर जाते समय सावधान रहना। वो ज्यादा कुछ बोले बिना चली गई। लगता था वो स्वभाव से ही शांत थी। मैं वापस अंदर आया, तभी लियू रुयान सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मानना पड़ेगा, उसका चेहरा सच में बहुत आकर्षक था। वो शांत, नरम और बिल्कुल संयमित दिख रही थी। और यही वो चेहरा था जिससे उसने पहले मुझे धोखा दिया था। तुमने मेरे पापा को नौकरी से क्यों निकाला? उसने ये बात बाई निंगबिंग के सामने नहीं उठाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो सिर्फ ड्राइवर की बेटी है। अगर वो वहां हंगामा करती तो उसे शर्मिंदगी होती। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने एक ड्राइवर को निकाला है क्या? मुझे उसके लिए तुमसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा? आज जो भी हुआ वो मेरा फैसला था। अगर तुम्हें समस्या है तो मुझसे कहो, या बेहतर ये होगा तुम मुझे भी निकाल दो। जैसे ही उसने निकाल दो कहा, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, तुमने क्या कहा? लियू रुयान मुझे घूरने लगी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा कहती थी कि मैं पढ़ने में बहुत धीमा हूं। तो ठीक है, यहीं खत्म करते हैं। अपना सामान पैक करो और घर छोड़ दो। मैं किसी और ट्यूटर को ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया, मेरे ग्रेड और खराब हुए हैं। मुझे नहीं लगता तुम उस पैसे के लायक हो जो मैं तुम्हें देता रहा हूं। लियू रुयान को लगा मैं सिर्फ ब्लफ कर रहा हूं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं सच में सब खत्म कर चुका हूं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे नंबर खराब हैं क्योंकि तुम सच में धीमे हो। मैं वही चीज लूं और जिंगनियन को एक बार समझाती हूं और वो तुरंत समझ जाती है, लेकिन तुम कितनी भी बार समझाऊं समझते ही नहीं। इसमें मेरी गलती नहीं है, कोई भी ट्यूटर हो, नतीजा यही होगा। ये पूरी तरह तुम्हारी समस्या है। अब भी वो सारी गलती मुझ पर डाल रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सामान पैक करो और निकल जाओ। जियांग शाओयू, उसकी आवाज थोड़ी कड़ी हो गई, तुम अभी भी स्टूडेंट हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, इसीलिए तुम्हारे नंबर गिर रहे हैं। मैंने भौहें चढ़ाई। इसका क्या मतलब है? लियू रुयन ठंडी हंसी हंसी। ये सब जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम लू जिंगनियन और मेरे बीच की नजदीकी से जल रहे हो। अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि पढ़ूं या नहीं, पर परिवार के पैसे पर आराम से जी लूं। इसीलिए अभी तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। सच में मैं हैरान रह गया था और तभी मुझे अचानक सब समझ आ गया। मैं ठंडी हंसी के साथ बोला, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? लियू रुयन, ये आत्मविश्वास तुम्हें कहां से मिला? तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? मेरे ध्यान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लियू रुयान को लगा मैं बस जिद कर रहा हूं, तुम जो चाहो सोचो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर तुमने फिर से बाई निनिंगबिंग को इस घर में बुलाया तो मुझसे बात करने की उम्मीद मत करना। यह कहकर वो मुड़ी और वापस अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में गया और आंट जो को बुलाया। कल सुबह लियू रुयान का सामान पैक करके उसके कमरे से बाहर कर देना। इस घर में मैं किसी को नहीं रखूंगा जो मुझे ही हल्के में ले। फिर मैंने बाय निंगबिंग का नंबर लिया, सेव किया
और उसे मैसेज भेजा। घर सही सलामत पहुंच गई। कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह मैं खुद ब खुद उठ गया। काफी समय बाद पहली बार ऐसा हुआ था। अब लू जिंगनियन को लेने नहीं जाना था, ना ही कोई जल्दी थी। मुझे लगा था लियू रुयान जा चुकी होगी। लेकिन जब मैं नीचे आया, वो डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बैठ गया और नाश्ता करने लगा। हर सुबह मैं लू जिंगनियन को लेने के लिए जल्दी निकल जाता था। मैंने घर पर आराम से नाश्ता करना लगभग छोड़ ही दिया था। उसे अभी भी बैठे देख मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा, तुम जल्दी निकल जाओ। मैंने नाश्ता खत्म किया और बाहर निकल गया। लियू रुयान। मेरे पीछे पीछे आई नया ड्राइवर पहले से इंतजार कर रहा था। उसने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया और लियू रुयान भी मेरे पीछे बैठ गई। मैंने उसे देखा। मिस लियू, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था अब मेरे साथ नहीं जाओगी। मुझे कल की हर बात याद है। लियू रुयान चुप बैठी रही। उसके होंठ सख्त हो गए। फिर उसने कहा, अगर मेरे पापा ने मुझसे तुम्हारे साथ सुलह करने को मजबूर नहीं किया होता तो मैं यहां नहीं होती। तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम रौब दिखाते हो, कोई बड़ी बात? नहीं, लेकिन मेरे पापा को अभी भी यह नौकरी चाहिए। सिर्फ पैसे होने से इतना घमंड करना, इसमें खास क्या है? उसकी आवाज में अब भी वही घमंड था। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मुझे अब इस पर और समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो। जब हम स्कूल पहुंचे, मैं उतरा और लियू रुयान मेरे पीछे पीछे उतर गई। पहले हम हमेशा लू जिंगनियन के साथ आते थे। आज लू जिंगनियन बस से आई थी। जैसे ही उसने लियू रुयान को देखा, वो जल्दी से हमारे पास आ गई। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। कल के सीन के बाद उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि नौकर का बेटा कैसे लियू रुयान से उस तरह बात कर सकता है। हमें साथ आते देखकर उसने पूछा तो तुम दोनों में सुलह हो गई। मैंने दोनों को नजरअंदाज किया और सीधे अंदर चला गया। लियू रुयान ने मेरी पीठ को जाते हुए देखा। जब उसे समझ आ गया कि मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, तो उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और लुकती किया टू जिंगनियन से कहा, मैं उसके साथ बहस करने के स्तर तक नहीं गिरूंगी। लू जिंगनियन बोली, फिर भी एक नौकर के बेटे को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने देना, तुम बहुत ज्यादा सहनशील हो। अब तो सब कह रहे हैं जियांग शाओयू असल में घर का यंग मास्टर है। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, लोग क्या सोचते हैं? फर्क नहीं पड़ता, मेरे पापा का उसके परिवार से अच्छा रिश्ता है। उन्होंने मुझे कहा है उसका ध्यान रखूं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है। ये सुनकर लू जिंगनियन को राहत मिली। उसे लगा सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में है। मैं क्लासरूम पहुंचा। वांग यान पहले से वहां खड़ी थी और उसने दरवाजा रोक रखा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हटो। वांग यान, वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल तुमने मिस लियू और लू जिंगनियन को वहीं छोड़ दिया और ड्राइवर को लेकर चले गए। मैं हल्का सा हंसा, वो मेरी कार है, कौन बैठेगा? ये तय करने का अधिकार मेरा है, तुम्हें इससे क्या मेरी बेपरवाह? बात सुनकर सब हैरान रह गए। लोग ध्यान देने लगे। वांग्यान ने कहा, क्या तुम कह रहे हो वो मेबैक तुम्हारे परिवार की है? मैंने सीधा जवाब दिया। और क्या? वांग्यान ने ताना मारकर हंसी। आओ भी जियांग शाओयू, हम सब जानते हैं तुम कौन हो। तुम यहां यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हारी औकात है? सुना है वो ड्राइवर तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा पूरा परिवार। लियू परिवार के लिए काम करता है। मिस लियू बहुत दयालु है, वरना वो तुम्हें कब का निकाल देती। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। वांग यान की दोस्ती लू जिंगनियन से थी और वो हमेशा लियू रुयान के आसपास रहती थी, इसीलिए लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। तभी लियू रुयान और लू जिंगनियन दरवाजे पर आ गईं। लियू, ये रुयान का चेहरा कस गया क्योंकि वांग्यान की बातें असल में उसके लिए भी शर्मिंदगी थी। वो आगे आई और बोली, अपनी सीट पर जाओ। वांग्यान ने अनिच्छा से उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप अपना सामान हटाकर बैठ गई। लियू रुयान मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे खास ध्यान नहीं दिया। उसकी हरकतें अब मुझे प्रभावित नहीं करती थीं। वो टीचर की फेवरेट थी, सब उसे पसंद करते थे। सीट बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग येन झुंझलाकर लू जिंगनियन के पास बैठ गई और धीरे से बोली, लू जिंगनियन, ये लियू रुयान क्या सोच रही है? जियांग शाओयू उस पर हावी हो रहा है, फिर भी वो उसे बचा रही है। अब तो वापस जाकर उसके पास बैठ भी गई। लू जिंगनियन ने शांत स्वर में कहा, उसके पापा ने उसे जियांग शाओयू का ख्याल रखने को कहा है, बस वही वजह है, ज्यादा मत सोचो। ओह, तो इसलिए मैं सोच रही थी जियांग शाओयू अचानक इतना क्यों बदल गया। यहां तक कि वो कह रहा है वो कार उसके परिवार की है। वांग यान ने ताना मारा, लियू रुयान का फोन देखो, काफी महंगा है।
वो जो गिफ्ट देती है वो भी सस्ते नहीं होते। और जियांग शाओयू का फोन देखो, मेरे फोन जैसा ही है, और ये खुद को अमीर यंग मास्टर बता रहा है, कौन मानेगा। मैं अपनी सीट पर बैठा चुपचाप फोन देख रहा था। आखिरकार बाय निंगबिंग का जवाब आया। सिर्फ एक शब्द। चीनी भाषा में यह सबसे छोटा और ठंडा जवाब माना जाता है। यह फर्क साफ था। कल वो गर्मजोशी से बात कर रही थी, लेकिन घर जाने के बाद उसके मैसेज ठंडे हो गए। सुबह हो चुकी थी और उसने रात के मैसेज का अब जवाब दिया। मेरे बगल में बैठी लियू रुयान ने मेरे फोन की स्क्रीन देख ली। कॉन्टैक्ट नाम बाय निनिंगबिंग। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। कुछ बदला नहीं था, लेकिन कल से उसे महसूस हो रहा था, मैं बदल गया हूं। मैंने बीआई निंगबिंग को मैसेज किया। आज दोपहर ट्यूटरिंग के लिए आओगी? उसने जवाब दिया। यस, मेरे लिए इतना काफी था। मैंने फोन रख दिया और पूरे ध्यान से क्लास पर ध्यान देने लगा। काफी समय बाद मैं इतना फोकस्ड था। लंच टाइम पर लुजिंगनियन ने लियू रुयान को साथ चलने को कहा। बाहर जाते समय लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। तुम खाना खाने नहीं आ रहे? वो हैरान थी। मैं पूरे समय जागा रहा, ध्यान से पढ़ता रहा। ना नींद, ना ध्यान, भटकना। और अब भी मैं नोट्स देख रहा था। पहले मेरा दिमाग पूरी तरह लियू रुयान से भरा रहता था। पढ़ना लगभग चमत्कार जैसा था। उसने मुझे अब भी पढ़ते देखा और जिज्ञासा से पूछा, लेकिन मैंने सिर तक नहीं उठाया। मैं पढ़ता रहा जैसे, अरे उसने कुछ कहा ही नहीं। लू जिंगनियन ने कहा, अगर जियांग शाओयू नहीं आ रहा तो चलो हम उसके लिए खाना ऊपर ले आएंगे। लू जिंगनियन की नीयत अच्छी थी। सबकी नजर में वो हमेशा अच्छी ही दिखती थी, लेकिन मैं किसी पर एहसान नहीं लेना चाहता था। मैंने अपना सामान ठीक से रखा, खड़ा हुआ और अकेले नीचे चला गया। उनके साथ नहीं। लू जिंगनियन ने चलते हुए पूछा, उसके साथ क्या हो गया है? उसने तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुमने ऐसा क्या किया? लियू रुयन भी उलझन में थी। पहले वो कितनी भी ठंडी रहती, मैं हमेशा वापस उसके पास आ जाता, लेकिन अब कल से मैं बिल्कुल बदल गया था। लू जिंगनियन ने पूछा, वैसे इस वीकेंड तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम उसे इनवाइट करोगी? और यह सवाल लियू रुयन को कुछ पल के लिए चुप कर गया। लियू रुयन का बर्थडे आने वाला था। पिछले साल उसने अपनी बर्थडे पार्टी इंपीरियल कोर्ट होटल में मनाई थी। वो पूरा इंतजाम मैंने किया था। वेन्यू बुक करना, डेकोरेशन, फूड, सब कुछ। और फिर लियू रुयान ने अपने क्लासमेट्स को इनवाइट किया था। सिर्फ एक रात 10,000 युआन खर्च हुए थे। जो भी उस पार्टी में आया था वो आज तक उस पार्टी की बात करता था। धीरे धीरे लियू रुयान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट मिलना एक तरह का स्टेटस बन गया था। इस साल भी सबको यही उम्मीद थी। असल में मैं पहले ही सारे इंतजाम कर चुका था। कुछ दिन पहले ही अगर मैंने कल उसे घर से निकालने की बात न कही होती तो लियू रुयान को जरा भी शक नहीं होता। लेकिन कल मेरी बात और आज मेरा ठंडा रवैया उसके मन में शक पैदा कर चुका था। अगर मैं नहीं आया तो क्या पार्टी भी होगी? वो मुझे दूर जाते हुए देखती रही और खुद को समझाया, कोई बात नहीं, वो आएगा। वो मेरा बर्थडे इग्नोर नहीं करेगा। उसने सोचा, शायद वो जानबूझकर दूर रह रहा है। शायद वो मुझे सरप्राइजेस सा और देना चाहता है। ये सोचकर वो थोड़ी शांत हो गई। उसने लू जिंगनियन की तरफ देखा। वो आएगा, वो मेरे हर बर्थडे पर आया है। उस दोपहर लियू रुयान और लू जिंगनियन को स्कूल एनिवर्सरी परफॉर्मेंस की रिहर्सल थी। लेकिन मैं रुका नहीं, सीधे घर चला गया। बीआई निंगबिंग पहले से वहां मौजूद थी। जैसे ही मैं अंदर गया, वो और दाबाई दोनों मुझे मिलने आए। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद पिछली जिंदगी की यादें थीं, लेकिन अब उसे देखना मेरे लिए कुछ खास बन गया था। बाई निंगबिंग ने मेरी मुस्कान देखी और हल्का साव था। क्यों ढूंढेंगे चौंकी। वो मेरी ठंडी पर्सनैलिटी की आदी थी, लेकिन अब मेरी गर्मजोशी उसे असहज कर रही थी। वो मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। उसने कहा, आप जल्दी आ गए, चलिए स्टडी रूम चलते हैं। मैं उसे ऊपर ले गया। मैंने कहा, आज क्लास में बहुत चीजें समझ नहीं आई, मैं चाहता हूं आप मुझे समझा दें। हम दोनों स्टडी रूम में बैठ गए। मेरे पास वाली सीट पहले लियू रुयान की हुआ करती थी, लेकिन वो कभी मुझे पढ़ाती नहीं थी। ज्यादातर उसे लगता था मैं उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बाय निंगबिंग मेरे पास बैठी उसने 2 टेस्ट पेपर निकाले। वो मेरा लेवल समझना चाहती थी। मैंने ध्यान से दोनों टेस्ट हल की और उसे दे दिए। वो कुछ देर चुपचाप देखती रही। मुझे थोड़ा शर्मिंदगी हुई। सॉरी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूं क्या? बाय निंगबिंग ने धीरे से कहा, यह आपकी गलती नहीं, आपका स्टडी तरीका सही नहीं था। मैं बेसिक्स से शुरू करती। ठीक
है, मैंने सिर हिलाया जब बे निंगबिंग पढ़ाती थी। वो पूरी तरह फोकस्ड रहती थी, धीरे धीरे स्पष्ट तरीके से। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब अचानक आसान लगने लगीं। कुछ देर बाद उसका गला सूख गया। वो ऊपर देखी और उसने देखा मैं उसे देख रहा था। वो हल्का सा घबरा गई, धीरे से बोली, कुछ गलत है? आपको कोई सवाल है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बस ये लगता है आप मेरे साथ बहुत पेशेंस रखती हैं, लेकिन फोन पर आप बिल्कुल अलग इंसान लगती हैं। पूरे टाइम बस 2 शब्द, बिल्कुल आइस कोल्ड। मैंने थोड़ा रुक कर पूछा, क्या ये लियू रुयन वाली बात की वजह से है? क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? बाय निंगबिंग ने सिर हिलाया। नहीं, कल मेरे घर वाले आ गए थे। घर में काफी बिजी थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। जब आपका मैसेज देखा तब तक सुबह हो चुकी थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कभी कोई जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम दोनों पढ़ाई में गहरे डूबे हुए थे। तभी मेरा फोन बजा। मैंने तुरंत उठा लिया। दूसरी तरफ लियू रुयान की आवाज थी, जियांग शाओयू, तुम क्या कर रहे हो? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। अब मैंने क्या किया? उसकी आवाज में इल्जाम था, और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। तुमने मेरे सारे सामान बाहर फेंकवा दिए। मैंने एक पल के लिए ब्याई निंगबिंग की तरफ देखा। छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने सीधे कहा, मैंने कल ही कहा था, तुम्हें डिसमिस किया गया है, तो फिर यहां रहने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी ये बात समझ आनी चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और मैंने कॉल काट दी। लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी थी, उसका सामान बाहर रखा हुआ था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैंने सच में उसे घर से निकाल दिया। मैंने फोन नीचे रखा और बाय निंगबिंग की तरफ देखा। चलो आगे पढ़ते हैं। बाय निंगबिंग ने सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद स्टडी रूम का दरवाजा अचानक खुला। लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, आंखों में ठंडा तिरस्कार। उसकी नजरें मुझ पर और फिर बाय निंगबिंग पर गईं। मैं खड़ा हो गया। तुम क्या चाहती हो? लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने कहा था तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। तुमने कहा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और अब तुम ही मुझे छोड़ नहीं पा रहे। लियू रुयान एक कदम आगे बढ़ी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया।